फिर देखें अब जो है वो एएस लेवल फिजिक्स का जो है चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर आपका फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स का होता है, दूसरा चैप्टर आपका काइनेमेटिक्स का होता है और ये आपका तीसरा चैप्टर है। और इस तीसरे चैप्टर का नाम जो है वो डायनामिक्स है। अब डायनामिक्स को हमने जो है वो जैसे कि हम हर चैप्टर में करते हैं, हमने डायनामिक्स को भी जो है वो टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। और इसमें पहला टॉपिक जो है वो आपका मोमेंटम एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है। दूसरा टॉपिक इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन का और तीसरा टॉपिक इसमें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हमें पढ़ना है वो है मोमेंटम का। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और मोमेंटम जो होता है वो बहुत आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। मोमेंटम जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो ये इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी कि अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मालूम करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि उस ऑब्जेक्ट के मास को मल्टीप्लाई करूंगा उसकी वेलोसिटी से, तो इसका मोमेंटम आ जाएगा। इससे एक बात और भी पता चलती है, और वही पता चलती है कि मोमेंटम सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट्स का होता है। मोमेंटम जो होता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स का नहीं होता। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा तो उसका बेशक मास तो उसका होगा लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो ज़ाहिर मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। तो एक बात तो ये पता चली कि मोमेंटम जो होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स का होता है, मोमेंटम जो होता है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स का नहीं होता है। अब मोमेंटम के लिए मुख्तलिफ सिंबल्स इस्तेमाल होती हैं, हम फिलहाल इस्तेमाल करेंगे स्मॉल पी। मास के लिए स्मॉल एम, वेलोसिटी के लिए स्मॉल वी। तो मोमेंटम बराबर हो गया मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के, या फिर पी बराबर हो गया मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी यानी कि एम मल्टीप्लाई बाय वी के। अगर हम इसकी एसआई यूनिट निकालने की कोशिश करें तो मास जो होता है उसकी यूनिट किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है। तो लिहाजा इसकी एसआई यूनिट क्या बनी, इसकी एसआई यूनिट बन गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की एसआई यूनिट जो होती है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन हम इसके लिए जो है वो न्यूटन सेकंड भी यूज करेंगे। अब न्यूटन सेकंड हम क्यों यूज करेंगे ये तो अभी आपको आगे थोड़ी देर बाद जब हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे वहां पे पता चलेगा। लेकिन न्यूटन सेकंड होता किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर ही है, वो आप चाहे तो बेस यूनिट्स के जरिए प्रूफ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूटन सेकंड अगर मैं लिखता हूँ तो हमने चैप्टर नंबर 1 में बड़ी तफसील से पढ़ा है कि न्यूटन एक ड्राइव्ड यूनिट है। और न्यूटन को जब आप इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट एक्सप्रेस करते हैं तो ये किसके बराबर बनता है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर बनता है। और यहाँ पे न्यूटन मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड से, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सेकंड से। तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम की जगह किलोग्राम रहेगा, मीटर की जगह मीटर रहेगा, लेकिन सेकंड माइनस टू की जगह जब सेकंड प्लस वन मल्टीप्लाई होगा तो सेकंड माइनस टू और सेकंड प्लस वन की जगह क्या बचेगा, सेकंड माइनस वन बचेगा। तो इससे ये प्रूव हुआ कि न्यूटन सेकंड बेसिकली किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर ही होता है। तो लिहाजा आप मोमेंटम की यूनिट को किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखें या मोमेंटम की यूनिट को न्यूटन सेकंड लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एक ही मतलब है। ये सवाल अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम सिर्फ किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही लिख दें, हम न्यूटन सेकंड क्यों लिख रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा कि अभी आगे हम एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से जो है मोमेंटम की यूनिट जो है न्यूटन सेकंड भी हो सकती है। अब सबसे नीचे जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो सेंटेंस क्या है कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर होने से क्या होता है, वेक्टर होने से ये होता है कि फिर आपको क्वांटिटी की डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ता है। जब आप मोमेंटम्स की बात करेंगे तो आपको डायरेक्शंस की बात करना पड़ेगी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है 2 किलोग्राम और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो अगर आप इसका मोमेंटम निकालेंगे, इसका मोमेंटम मिसाल तौर पे हम P1 कह देते हैं इसके मोमेंटम को। इसका मोमेंटम होगा 2 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका मोमेंटम हो जाएगा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है वो भी 2 किलोग्राम है और वो इस तरफ मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो उसका मोमेंटम जब हम निकालेंगे तो वो P2 कह देंगे हम उसको, और उसका मोमेंटम भी कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ही आएगा। इसकी वैल्यू भी 10 ही आएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड।
लेकिन चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इन दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हैं ऑपोजिट है। तो अगर आप इस वाले मोमेंटम को +10 कह रहे हैं तो फिर इस वाले मोमेंटम को आपको क्या कहना पड़ेगा, -10 कहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। तो लिहाजा अब इसको कहेंगे कि P1 जो है वो बराबर तो है P2 के, लेकिन नेगेटिव के बराबर है। क्यों नेगेटिव के बराबर है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो लिहाजा जब आप मोमेंटम्स की बात करेंगे तो मोमेंटम्स को कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मोमेंटम को कैलकुलेट करते वक्त आपको डायरेक्शन को भी खास तौर पे कंसीडर करना है कि राइट साइड पर अगर मोमेंटम पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पे मोमेंटम नेगेटिव होगा, या वाइस वर्सा। रिजल्टेंट मोमेंटम यानी कि सम ऑफ मोमेंटम्स। अब चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो लिहाजा इसका जब आप सम करेंगे तो बेसिकली आप उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। जैसे आप वेलोसिटीज का रिजल्टेंट निकालते हैं, जैसे आप फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हैं, वैसे ही आप मोमेंटम्स का भी रिजल्टेंट निकालेंगे। बस इतना याद रखें कि मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी से, और मोमेंटम को ऐड सब्ट्रैक्ट बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम फोर्सेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते थे कि जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होती थी तो उनका रिजल्टेंट हम उनको ऐड करके निकाल लेते थे, या अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी तो उनका रिजल्टेंट हम सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते थे, या दो फोर्सेस आपस में परपेंडिकुलर होती थी तो हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए उनका रिजल्टेंट निकाल लिया करते थे। तो मोमेंटम में भी ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 5 किलोग्राम इसका मास है, और लेट सपोज के 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे इसका मास 2 किलोग्राम है और इसकी वेलोसिटी जो है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इसका मोमेंटम जो है वो कितना बनेगा, पी का मतलब है मोमेंटम, तो इसका मोमेंटम बनेगा 5 × 2 यानी कि 10। इसका मोमेंटम कितना बनेगा, 2 × 2 यानी कि 4। तो अगर यहाँ पे हम दोनों का रिजल्टेंट लिखेंगे तो जो रिजल्टेंट मोमेंटम बनेगा इन दोनों का, चूंकि दोनों मोमेंटम सेम डायरेक्शन में तो ये 10 + 4 हो जाएगा, यानी कि दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम 14 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, या 14 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। और दोनों की डायरेक्शन चूंकि राइट साइड पर है तो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो है, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी राइट साइड पर ही होगी। लेकिन फर्ज करो कि यही दोनों सेम ऑब्जेक्ट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर ये 5 किलोग्राम वाला इस तरफ मूव कर रहा होता 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये 2 किलोग्राम वाला जो है अगर मिसाल के तौर पर ये मूव कर रहा होता लेफ्ट साइड पर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो इसका मोमेंटम, इसका जो मोमेंटम है वो 10 बनेगा, इसका मोमेंटम जो 4 बनेगा। लेकिन अब जो रिजल्टेंट निकलता वो कैसे निकलता, 10 - 4 से निकलता, तो अब रिजल्टेंट मोमेंटम हो जाता 6 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या 6 न्यूटन सेकंड। और हमने ये फोर्सेस में भी पढ़ा है कि जब दो फोर्सेस ऑपोजिट होती हैं तो रिजल्टेंट फोर्स उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में बड़ी फोर्स होती है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट मोमेंटम उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बड़ा मोमेंटम होगा। बड़ा मोमेंटम आपका 10 था जो कि राइट साइड पे था, तो रिजल्टेंट भी आपका राइट साइड पर होगा। इसी तरह से अगर दो मोमेंटम आपस में परपेंडिकुलर हुए तो उनका रिजल्टेंट आप पाइथागोरस से निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है मिसाल के तौर पे, ठीक है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है मिसाल के तौर पे। अब लेट सपोज कि ये ऑब्जेक्ट 3 किलोग्राम का है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट 2 किलोग्राम का है। ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, और ये मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो इसमें से एक का जो मोमेंटम बनेगा वो कितना बनेगा, बनेगा 2 × 2 यानी कि 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बनेगा। और दूसरे का मोमेंटम इस तरफ बनेगा और वो कितना बनेगा, 3 × 1 यानी कि 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बनेगा। अब चूंकि दोनों मोमेंटम आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है, उनका रिजल्टेंट जो है पाइथागोरस के जरिए आता है। तो रिजल्टेंट मोमेंटम जो आएगा इन दोनों का वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, पाइथागोरस लगाएंगे, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर तो ये बनेगा 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसको हम वेक्टर डायग्राम के जरिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक मोमेंटम आपका ये रहा और ये मोमेंटम है 4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
और एक मोमेंटम ये रहा आपका परपेंडिकुलर आपस में, और ये है 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप उससे पाइथागोरस से निकाल लें या आप पैरेललोग्राम बना लें, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम होगा। ठीक है, और रिजल्टेंट मोमेंटम कितना होगा? 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा रिजल्टेंट मोमेंटम दोनों का। ठीक है, तो इस तरह से आज जब आप मोमेंटम्स को ऐड करेंगे, उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो आप डायरेक्शन को बिल्कुल ऐसे कंसीडर करेंगे जैसे आप फोर्सेस में या वेलोसिटीज में करते हैं या दूसरे वेक्टर्स में करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी चेंज इन मोमेंटम पे। अब देखिए, चेंज, किसी भी चीज का चेंज आपको पता है क्या होता है, कि आप दो मोमेंटम्स का आपस में डिफरेंस ले लें या फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल को माइनस कर दें, तो वो चेंज इन मोमेंटम कहलाता है। सो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम का मतलब होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, या सिंपली चेंज इन मोमेंटम का मतलब होगा P2 माइनस P1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज करें कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलोग्राम और इसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब सेम यही ऑब्जेक्ट है, किसी और ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, सेम यही ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की थोड़ी देर बाद स्पीड चेंज हो गई, और स्पीड चेंज हो गई, लेट सपोज इसकी स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इसका जो पहले मोमेंटम था P1, वो कितना था? 5 × 2, यानी कि 10 न्यूटन सेकेंड था। ठीक है, ठीक है, पहले इसका मोमेंटम था 10 न्यूटन सेकेंड था, फिर इसका मोमेंटम कितना हो गया? 5 × 3, वो हो गया 15 न्यूटन सेकेंड हो गया। तो जब आप चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे? P2 माइनस P1 करेंगे। तो फाइनल मोमेंटम इसका 15 है, इनिशियल मोमेंटम इसका 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन सेकेंड या फिर 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखने की है, वो ये कि जब कोई चीज रिबाउंड होती है, तो जब कोई चीज रिबाउंड होगी तो उसका चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब वो रिबाउंड होगी तो उसका एक मोमेंटम नेगेटिव में हो जाएगा। और नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। मिसाल तौर पे फर्ज करें कि ये एक छत है, सीलिंग है। ठीक है, हमने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया। फर्स्ट ये बॉल जो है 0.5 किलोग्राम की बॉल है। अब ये ऊपर जा रही है, और ये ऊपर जा रही है मिसाल के तौर पे लेट सपोज 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रही है। बॉल छत से टकराई, तो ये टकरा कर वापस आ रही है, सेम यही बॉल। ठीक है, अब ये बॉल जो टकरा कर वापस आ रही है, बॉल टकरा कर वापस आ रही है मिसाल के तौर पे लेट से, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहेंगे इसको, कुछ भी कह लें, फर्ज करें ये वापस आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वापस आ रही है, या चलें ज़्यादा कर लें स्पीड, फर्ज करें ये टकरा कर वापस आ रही है 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टकरा कर वापस आ रही है। ठीक है, तो इसमें जाते वक्त जो उसका मोमेंटम होगा, जाते वक्त जो उसका मोमेंटम होगा वो हो जाएगा 10 × 0.5, यानी कि 5 न्यूटन सेकेंड। और वापस आते हुए जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा 12 × 0.5, यानी कि 6 न्यूटन सेकेंड। अब एक बात ध्यान में रखें कि ये दोनों मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो लिहाजा दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, कि इसमें से किसी एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, किसी एक को नेगेटिव। लेट सपोज मैं इस वाले को पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो अगर मैं इस वाले को पॉजिटिव लूंगा तो इस वाले को क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारा है 6, माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारा है -5। तो यहाँ पर 6 - 5 नहीं होगा, यहाँ पर 6 + 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो हो जाएगा 6 + 5, यानी कि 11 न्यूटन सेकेंड। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे होंगे तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम करना होता है।
लेकिन जब कोई चीज रिबाउंड होती है ना, ये रिबाउंड में हमेशा याद रखना है, इसमें बड़ी गलती होती है बच्चों से, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे जहाँ पे ऑब्जेक्ट रिबाउंड हो रहे होंगे। कोई बॉल जो है वो बाउंस कर रही होगी जमीन से, कोई चीज दीवार से टकरा कर वापस आ रही होगी। तो जब भी कोई चीज रिबाउंड करती है और आप उसका चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, तो दोनों मोमेंटम बजाय सब्ट्रैक्ट होने के ऐड हो जाते हैं। जब तक कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है, तो चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल करके आता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रिबाउंड करके वापस आता है, तो फिर इसका चेंज इन मोमेंटम जो होता है, वो फाइनल और इनिशियल को माइनस करके नहीं आता, बल्कि फाइनल और इनिशियल को ऐड करके आता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया है। चलें जी, अब जो हमने मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़ी है, इससे रिलेटेड हम जरा कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करते हैं। दीज आर क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स। ठीक है। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है कि द डायग्राम शोज अ सिचुएशन जस्ट बिफोर अ हेड ऑन कोलिजन। A lorry of mass 20,000 kilogram is traveling at 20 meter per second towards a car of mass 900 kilogram to traveling at 30 meter per second towards the lorry. So what is the magnitude of the total momentum? दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों के मासेस, इन दोनों की स्पीड्स यानी कि वेलोसिटीज दी हुई हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि इनका टोटल मोमेंटम आप मालूम करें, दोनों का नेट मोमेंटम आपको मालूम करना है कि दोनों का नेट मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, दोनों का नेट मोमेंटम आपको मालूम करना है। ठीक है, अब देखें, ये जो ट्रक है, टैंकर है, वट जो भी है, ये इसका मास है 20,000, स्पीड है 20, तो इसका मोमेंटम बनेगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 है। तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा 400,000 न्यूटन सेकेंड। जो कि नीचे सारे ऑप्शन किलो न्यूटन में दिए हुए हैं, तो 400,000 न्यूटन सेकेंड का मतलब बनेगा 400 किलो न्यूटन सेकेंड। ऑन द अदर हैंड अगर हम कार की बात करें, तो कार का मास है 900 किलोग्राम, वेलोसिटी इसकी है 30, तो बनेगा 27,000 न्यूटन सेकेंड, यानी कि 27 किलो न्यूटन सेकेंड बनेगा ये। अब ये चूंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, जब आप रिजल्टेंट मालूम करेंगे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं, तो वो सब्ट्रैक्ट करके आता है। पहले जब दो वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में होंगे, तो रिजल्टेंट ऐड करके आएगा ना, लेकिन जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो फिर रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट करके आएगा। तो आपके पास बड़ी वैल्यू है 400, छोटी वैल्यू है 27, ये बचेगा 373 किलो न्यूटन सेकेंड। तो इन दोनों का मिलाकर जो रिजल्टेंट मोमेंटम बनेगा, वो 373 किलो न्यूटन सेकेंड बनेगा। 373 किलो न्यूटन सेकेंड बनेगा, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक गोल्फ बॉल है जिसका मास m है, उसको आपने ड्रॉप किया एक हार्ड सरफेस पर हाइट h से, वो रिबाउंड करके आती है हाइट h2 पे। गोल्फ बॉल का जो मोमेंटम है जब वो सरफेस पे पहुंचती है, तो वो डिफरेंट होता है उस मोमेंटम से जब वो सरफेस से बाउंस होती है, सरफेस को लीव करती है। सो व्हाट इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द गोल्फ बॉल बिटवीन दीज टू इंस्टेंट्स, इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। आसान उर्दू में ये कह रहे हैं कि एक बॉल है जिसका मास m है, उसका आपने ड्रॉप किया एक जगह से, ये ड्रॉप किया, उसको कितनी हाइट से ड्रॉप किया, h1 से। अब बॉल रिबाउंड करके ऊपर जाएगी, अब ज़ाहिर है उतना ऊपर तो नहीं जा पाएगी, तो वो कितनी हाइट तक गई, h2 तक गई। तो बॉल का टकराते वक्त मोमेंटम कुछ और था, और टकरा के ऊपर जाते वक्त मोमेंटम ज़ाहिर है कुछ और होगा, क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो गई होगी। तो आपको उसका चेंज इन मोमेंटम निकालना है, टकराते वक्त और टकराने के बाद उसका चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना है। ठीक है, पहले तो हम ये देखते हैं कि जब बॉल टकराएगी उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, और जब बॉल रिबाउंड करके ऊपर जाएगी उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी। ठीक है, तो देखें, व्हेन द बॉल फॉल्स, जब बॉल नीचे गिरेगी, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी, h1, उसका एक्सलेशन कितना होगा, g, उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0, और उसकी फाइनल स्पीड जो है वो हमें मालूम करनी है। फॉर्मूला होता है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हो जाएगा 2g h1 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, यू तो 0 है। ठीक है, या फिर v बराबर हो जाएगा √2gh1, √2gh1। यानी कि जब बॉल टकराएगी, तो टकराते वक्त उसकी स्पीड क्या होगी,
√2g(h1) होगी। टकराते वक्त स्पीड हो जाएगी √2g(h1). ठीक। अच्छा, जब बॉल रिबाउंड करेगी, व्हेन द बॉल रिबाउंड्स, ठीक है, जब बॉल रिबाउंड करेगी, तो रिबाउंड जब बॉल करेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, h2। रिबाउंड करते वक्त इनिशियल स्पीड उसकी क्या होगी, वो हमें मालूम करनी है। जो उसकी फाइनल स्पीड होगी वो जीरो होगी, क्योंकि जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो यहाँ पहुंच के तो उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी ना। और ऊपर जाते वक्त उसका एक्सलेशन होगा -9.8, यानी कि -g। सेम इक्वेशन लगाएंगे, 2s = v² - u²। जगह 2 × -g(h1) = 0 इस स्पीड को भी हम v कह देते हैं। तो -2g(h1) बराबर होगा -v² के, माइनस से माइनस कैंसिल। तो इसकी जो जाने वाली स्पीड हो जाएगी वो √2g(h1) हो जाएगी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉल आकर जमीन से टकराएगी तो बॉल का मास m होगा और बॉल की स्पीड √2g(h1) होगी। सॉरी, ये h2 है, ये h1 नहीं है, h2 है। ठीक है। और जब बॉल रिबाउंड करेगी तो रिबाउंड करते हुए उसका मास m होगा, लेकिन उसकी स्पीड √2g(h2) होगी। तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया है, फाइनल मोमेंटम हो गया। अभी हमारी बात हुई थी कि जब कोई चीज रिबाउंड होती है तो रिबाउंड होते हुए उसका जो मोमेंटम का चेंज होता है वो बजाय सब्ट्रैक्ट होने के ऐड हो जाता है। जब कोई चीज रिबाउंड होती है तो रिबाउंड होते हुए मोमेंटम का चेंज जो होता है उसमें मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करने के बजाय ऐड हो जाते हैं। तो आप दोनों मोमेंटम्स को ऐड कर लें तो हो जाएगा m√2g(h1) प्लस m√2g(h2). ऐसा कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। तुम्हारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे चेंज मोमेंटम होगा m√2g(h1) प्लस m√2g(h2). नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम is thrown towards a stationary vertical bat. The ball hits the bat with a horizontal velocity of 20 meter per second. The ball rebounds and leaves the bat with a horizontal velocity of 50 meter per second. So what is the change in momentum of the ball? देखें, बॉल का मास है 0.1 किलोग्राम, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल ट्रेवल कर रही है। रिबाउंड करने के बाद भी बॉल का मास तो ज़ाहिर है 0.1 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन उसकी स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। चाहते हो उसका मोमेंटम कितना बनेगा? 0.1 × 20 यानी कि 2। आते हुए उसका मोमेंटम बनेगा 0.1 × 15 यानी कि 1.5। और अभी मैंने आपसे कहा है कि जब कोई चीज रिबाउंड होती है तो उसका चेन मोमेंटम में दोनों मोमेंटम्स ऐड हो जाते हैं। तो ये 2.2 प्लस 1.5 ऐड होकर कितना हो जाएगा? 3.5 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। सही है। आई रिपीट कि जब कोई ऑब्जेक्ट रिबाउंड करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रिबाउंड करता है तो जब आप चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं तो उसके दोनों मोमेंटम बजाय सब्ट्रैक्ट होने के ऐड हो जाते हैं। चेंज इन मोमेंटम निकालते वक्त दोनों मोमेंटम सब्ट्रैक्ट कब होते हैं? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट रिबाउंड कर रहा होता है तो रिबाउंड करने के बाद जब उसका आप चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं तो उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम दोनों ऐड हो जाते हैं बजाय सब्ट्रैक्ट होने के। इसलिए इसका आंसर 3.5 हो जाएगा।